हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सचेंज ऑफ लॉज। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कवर किया था। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कवर करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर फेडरल है या फिर क्वाज़ी फेडरल है। तो सबसे पहले हमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के एसेंशियल्स पता होने चाहिए। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन एसेंशियल ही पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ही कोऑर्डिनेट बॉडीज़ यानी कि गवर्निंग बॉडीज़ के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिन पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा। अब इन पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इम्पॉर्टेंस के हिसाब से होगा, यानी कि नेशनल लेवल की अगर इम्पॉर्टेंस होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट लेवल यानी कि लोकल कंसर्न में होगा तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर जाएगी। सेकेंड एसेंशियल है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर वो पावर, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, लेजिस्लेटिव की हो या फिर जुडिशरी की हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो, ये सारे के सारे पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन ही कंट्रोल्ड करेगा। कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन कंट्रोल नहीं करेगा, क्योंकि हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है। थर्ड एसेंशियल है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस एक रिटन फॉर्म में नहीं होंगे तब तक कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। इसलिए डिसएग्रीमेंट्स को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का रिटन फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ एसेंशियल है रिजिडिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, इसका रिजिड होना बहुत ज़रूरी है ताकि बार बार इसे चेंज ना किया जा सके, क्योंकि ये एक परमानेंट डॉक्यूमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की पावर एक्सक्लूसिवली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं होनी चाहिए। लास्ट एंड फिफ्थ एसेंशियल है अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। अब जो पावर्स को डिवाइड किया गया है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, इनके बीच में कभी भी डिस्प्यूट्स रेज हो सकते हैं, तो एक अलग से इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि डिस्प्यूट्स को इम्पार्शियली डिसाइड कर सके। तो इसके लिए जुडिशरी को सेटअप किया गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रिटेशन कर सके और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये सारे के सारे एसेंशियल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डुअल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, और पावर्स को इन दोनों के बीच में डिवाइड भी किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी सेटअप हुई है। अगर कल को डिस्प्यूट रेज होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियली इनके मैटर्स को डिसाइड कर सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर सुप्रीम नहीं है, इवन जुडिशरी भी सुप्रीम नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रलाइज पावर्स यानी कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन की भी कुछ फीचर्स अवेलेबल है, जिसके कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाज़ी फेडरल बोला जाता है, प्योरली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला जाता। जैसे कि सबसे पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स। अब स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंटमेंट किसके थ्रू किया जाता है? प्रेसिडेंट के थ्रू, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 155, और हर गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए ही आंसरेबल होता है। गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो कि मिनिस्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है, पर कुछ स्टेट लॉज के लिए गवर्नर को प्रेसिडेंट की एसेंट की ज़रूरत होती है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 200। एंड देखा जाए तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रूल कर रही है। एंड सेकेंड एसेंशियल है, अगर राज्यसभा नेशनल इंटरेस्ट के लिए 2/3 मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करती है तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के हर मैटर पर लॉज बना सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249। एंड थर्ड पॉइंट, इंडियन पार्लियामेंट ही नए स्टेट्स को फॉर्म कर सकती है, किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज भी कर सकती है, डिमिनिश भी कर सकती है, और बाउंड्रीज को ऑल्ट्रेशन भी कर सकती है, और किसी स्टेट का नाम भी बदल सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। एंड फोर्थ पॉइंट, इमरजेंसी के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्योरली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक क्वाज़ी फेडरल है।